अभिनव झा की इस अनोखी कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग शुरू करने के लिए जा रहे हैं सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स के केस लॉज के बारे में अपनी चर्चा। यहाँ पर हम लोग 150 से ज़्यादा केसेस को कवर करने के लिए जा रहे हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपने हमारा यूट्यूब चैनल CSCSvideos.com सब्सक्राइब किया होगा। अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, ताकि केस लॉज को मैं डायरेक्टली आप तक पहुँचा सकूँ, और ये जो अमेंडमेंट होंगे डायरेक्ट टैक्स के रिस्पेक्ट में वो भी मैं आप तक डायरेक्टली पहुंचा सकूं। यहाँ पर मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि सीए फाइनल के डायरेक्ट टैक्स को आपने अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, या फिर हमारी जो सीए फाइनल की डायरेक्ट टैक्स की वीडियोस आती है उसको अच्छे तरीके से सुना होगा, ताकि आपको सारे प्रोविजन के बारे में एटलीस्ट थोड़ा बहुत आइडिया हो। वैसे यहाँ पर कोई भी सेक्शन या फिर सब सेक्शन को यूज़ करने से पहले मैं कोशिश करूँगा कि आपको याद दिला दूँ कि यहाँ पर सेक्शन सब सेक्शन कहता क्या है, और उसके रिस्पेक्टिव केस लॉज के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। जहां तक आपके एग्जाम का सवाल है तो आपके एग्जाम में 16 से लेकर 20 मार्क्स तक का केस लॉज कवर करता है। 16 से लेकर 20 मार्क्स तक का केस लॉज पूछा जाता है, यानी कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो करीब करीब 20% मार्क्स जो होते हैं वो डायरेक्ट टैक्स के आपके केस लॉज पर आधारित होते हैं। ये केस लॉज पढ़ना कहाँ से होता है? आपकी सेलेक्टेड केस की जो किताब आती है और आपके रिस्पेक्टिव एग्जाम के जो आरटीपी आते हैं, रिवीजन टेस्ट पेपर, उसमें जो केसेस दिए गए रहते हैं वो आपको कवर करना है। हम लोग यहाँ पर न केवल केस लॉज के बारे में अपनी चर्चा करेंगे, न केवल उसको अच्छे तरीके से समझेंगे, बल्कि यहाँ पर केस लॉ का साइटेशन यानी कि नाम भी मैं आपको याद करवा के दूंगा। तो चलिए हम लोग बात करते हैं हमारे पहले केस लॉज के बारे में। हमारा पहला केस लॉज है सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड का केस। सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड का केस 2010 का ये मामला है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये केस का क्वेश्चन क्या कहता है। केस को आपको पढ़ने का या फिर लिखने का तरीका होता है कि सबसे पहले आपको इशू समझना होता है। सबसे पहले आपको इशू समझना पड़ता है कि क्वेश्चन आखिर कहता क्या है। उसके बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन देखना पड़ता है। उसके बाद कंक्लूजन देखना पड़ता है। ये केस को पढ़ने और यहाँ पर एग्जाम में आपके प्रेजेंट करने का तरीका होता है। सबसे पहले आपको इशू देखना है, उसके बाद कोर्ट का ऑब्जर्वेशन क्या क्या है वो देखना है, और लास्ट में आपको कंक्लूजन देखना होता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इशू क्या है, यानी कि क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है लिक्विडेटेड डैमेज के रिस्पेक्ट में। लिक्विडेटेड डैमेज, अगर मान लो कि सप्लायर ने आपको टाइम पर मशीन सप्लाई करके नहीं दिया, तो उसकी वजह से आप प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं कर पाए, और प्रोडक्शन स्टार्ट नहीं हुआ तो सेल वगैरह सब में डिले हो गया, जिसकी वजह से आपको एक कंपनसेशन दिया जाता है। वो कंपनसेशन को हम लोग लिक्विडेटेड डैमेज या फिर कंपनसेशन ऑन लिक्विडेटेड डैमेज के नाम से जानते हैं। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड के केस में इशू क्या था, लेट से मशीन सप्लाई करने के कारण यहां पर क्या हुआ, लिक्विडेटेड डैमेज दिया सप्लायर ने लिक्विडेटेड डैमेज दिया। तो लिक्विडेटेड डैमेज पर इनकम टैक्स मांगने के लिए असेसिंग ऑफिसर आ गया। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये लिक्विडेटेड डैमेज कैपिटल रिसीट है या फिर रेवेन्यू रिसीट है। सवाल ये उठता है। तो हम लोग यहाँ पर इस केस के रिस्पेक्ट में कहानी देखते हैं। यहाँ पर हमारी कहानी, जिसको हम लोग केस लॉज के नाम याद करने के लिए यूज करेंगे, इस कहानी से किसी चीज को याद करना एसोसिएशन मेथड या लिंक मेथड या फिर चेन मेथड के नाम से जाना जाता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पर बाहुबली की कहानी की। बाहुबली सौराष्ट्र नाम के स्टेट का राजा था। बाहुबली कहाँ का राजा था? सौराष्ट्र स्टेट का राजा था। इसने क्या सोचा कि इस बार हम लोग लड़ाई कुछ अलग अंदाज में करेंगे, यानी कि सीमेंट की बोरी उठा उठाकर दुश्मन को मारेंगे। लेकिन दुश्मन की स्टेट की ओर ना जाकर इसका निशाना गलत लग गया और दोस्त के सर पर जा गिरा। दोस्त के सर पर जब चोट आई तो दोस्त का खून गिरने लगा सर से। जब दोस्त का खून गिरने लगा तो दोस्त ने उसको बोला कि लिक्विड के फॉर्म में तुमने जो मेरा खून गिराया है तो उसके बदले में मुझे तुम्हें कंपनसेशन देना पड़ेगा। तो वो लिक्विडेटेड डैमेज पर, यानी कि ये खून गिरने पर जो कंपनसेशन देता है, तो उस सिचुएशन में वहां पर असेसिंग ऑफिसर चला आता है और वो बोलता है टैक्स निकालो, टैक्स निकालो। ठीक है, तो इस तरह से मामला आता है सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड का। ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है। अब आप ही सोचो कि ये बाहुबली का मामला होगा, इतनी बड़ी हीरो, इतनी बड़ी मूवी का मामला होगा, तो मामला अगर सुप्रीम कोर्ट ना गया तो फिर क्या गया? तो आपको याद रखना है सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट लिक्विडेटेड डैमेज के रिस्पेक्ट में अपनी कहानी को। तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है। हमारा क्वेश्चन बोलता है कि जो लिक्विडेटेड डैमेज पर कंपनसेशन मिलता है वो कैपिटल रिसीट है या फिर रेवेन्यू रिसीट है। ये आपका इश्यू हो
गया। ऑब्जर्वेशन क्या किया कोर्ट ने देखा कि ये जो लिक्विडेटेड डैमेज मिला है सप्लायर से वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाया हुआ पैसा नहीं है। पहला ऑब्जर्वेशन किया कि ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कमाया हुआ पैसा नहीं है। दूसरा कि ये जो कंपनसेशन मिला है वो मशीन लेट सप्लाई करने के कारण मिला है और मशीन इटसेल्फ कैपिटल एसेट्स होता है। ठीक है, तो कैपिटल एसेट्स के रिस्पेक्ट में आपको कंपनसेशन मिला है। तीसरी बात कि प्रॉफिट को स्टेरलाइज करने के लिए, क्योंकि बंदा प्रॉफिट नहीं कमा पाया, इसीलिए यहां पर क्या दिया गया है, ये लिक्विडेटेड डैमेज दिया गया है। इन तीन मामलों को ऑब्जर्व करते हुए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो आपका कंपनसेशन और लिक्विडेटेड डैमेज होता है वो कैपिटल रिसीट होगा, ना कि रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है सौराष्ट्र सीमेंट लिमिटेड सुप्रीम कोर्ट का मामला 2010 का। अब हम लोग आगे कहानी की चर्चा करते हैं। यहां पर आपको केस एक याद रखना है, अनुपम उद्योग का केस। अनुपम उद्योग का केस, ठीक है, अनुपम उद्योग के पटना हाईकोर्ट का केस आपको याद रखना है। अनुपम उद्योग कहां का केस है, पटना हाईकोर्ट का केस है। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ कि मैंने सोचा कि अनुपम खेर के साथ पटना में बिजनेस किया जाए, यानी कि इनके साथ फर्म बनाया जाए। कौन सा फर्म बनाया जाए, तो इनके साथ पार्टनरशिप फर्म बनाया जाए। ठीक है, अब फर्म बनाने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, जो कैपिटल कंट्रीब्यूट हम लोग करेंगे। हमारे पास पैसे नहीं थे, मतलब मेरे और अनुपम खेर दोनों के पास पैसे नहीं थे, तो हम लोगों ने फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा को किडनैप कर लिया। प्रकाश झा को किडनैप करने के बाद हम लोगों ने फिरौती की मांग की, अपहरण कर लिया हम लोगों ने। बड़ा इन्होंने अपहरण मूवी बनाई है ना, तो प्रकाश झा को हम लोगों ने पटना में अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद हम लोगों के पास पैसा आया, मेरे और अनुपम खेर के पास, तो उसको हम लोगों ने पार्टनरशिप फर्म में लगा दिया, कैपिटल कंट्रीब्यूट कर दिया हम लोगों ने उस पैसे को फर्म में। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि एक आपका सेक्शन नंबर 68 होता है, वो बोलता है कि कैश क्रेडिट के बारे में अगर असेसिंग ऑफिसर को हिसाब मांगता है तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं दिए या फिर एक्सप्लेनेशन दिए लेकिन उससे असेसिंग ऑफिसर सेटिस्फाइड नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में सेक्शन नंबर 68 बोलता है कि जिस प्रीवियस ईयर में आपके बुक्स ऑफ अकाउंट में कैश क्रेडिट पकड़ा गया, उस प्रीवियस ईयर का ये इनकम माना जाता है और अकॉर्डिंगली 30% के रेट से ग्रॉस बेसिस पर, यानी कि बिना किसी एक्सपेंडिचर वगैरह का डिडक्शन दिए हुए आपको ग्रॉस बेसिस पर 30% के रेट से टैक्स लग जाता है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि फर्म से पूछा असेसिंग ऑफिसर ने कि आपके पास कैपिटल कंट्रीब्यूशन कहां से आया, तो इस फर्म ने क्या बोला, फर्म भी एक पर्सन है, इसके बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैश जो है क्रेडिट मिला। ठीक है, कैश क्रेडिट मिला, तो पूछा गया कि आपके पास कैश क्रेडिट कहां से आया, तो फिर फर्म ने बोला, फर्म एक पर्सन है, मान लो फर्म के बिहाफ में किसी ने बोला कि ये हम लोगों को पार्टनर ने दिया है, अनुपम खेर और अभिनव नाम के पार्टनर ने दिया है। तो उस सिचुएशन में असेसिंग ऑफिसर ढूंढने लगा कि अभिनव और अनुपम खेर को बुला के लाओ, लेकिन तब तक हम लोग डर के मारे तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश भाग चुके थे। तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश भाग चुके थे। किसके पास गए थे, तो हम लोग एम वेंकटेश्वरा राव के पास चले गए थे। एम वेंकटेश्वरा राव के पास चले गए थे और हम लोगों के पास कुछ पैसे भी थे, तो इनके साथ भी फर्म बना लिया था। तो अनुपम उद्योग के केस में और एम वेंकटेश्वरा राव के केस में सेम टू सेम कहानी आती है। अनुपम उद्योग का केस पटना हाईकोर्ट का नाम याद रखना है आपको, और एम वेंकटेश्वरा राव यानी कि तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश का 2015 का केस आपको याद रखना है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि अभिनव और अनुपम खेर तो मिला नहीं, ये अनुपम खेर और अभिनव झा तो मिला नहीं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने तो पैसे जो हैं वो कहाँ से चुरा के लाए थे, तो उन्होंने तो किडनैप करके पैसे लाए थे, तो वो हिसाब दिया नहीं। तो क्योंकि अभिनव और अनुपम खेर ने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, ठीक है, हम लोगों को मान लो असेसिंग ऑफिसर ने ढूंढ निकाला और हम लोग एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए। क्यों नहीं दे पाए, क्योंकि हम लोग ने पैसा कहाँ से लाया था ऐसा बोल तो सकते नहीं है कि हम लोगों ने अपहरण किया था, इसकी वजह से हम लोगों ने हिसाब नहीं दिया। ठीक है, ये कहानी एक काल्पनिक कहानी है। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम में नहीं लिखना, ये केवल केस लॉस को नाम को याद करवाने के लिए कहानी मैं आपको सुना रहा हूं। इसको हम लोग एसोसिएशन मेथड बोलते हैं और इसीलिए शुरू में ही मैंने कहा था कि जब आपको पढ़ने में मन ना लगे, जब आप फ्रेश फील नहीं कर रहे हो, या फिर जब आपका इफेक्टिव आवर नहीं है, या फिर आप ट्रेवल वगैरह में हो, टाइम वेस्ट हो रहा है, तो मोबाइल में चलाकर ये वीडियोस आप सुन सकते हो ताकि आप अपना नॉन प्रोडक्टिव आवर को प्रोडक्टिव आवर में कन्वर्ट कर सको और ये 16 मार्क्स हासिल कर सको। तो यहां पर बात आती है कि क्योंकि आपका क्या बोलते हैं पार्टनर लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो क्या फर्म के हैंड में टैक्सेबल कर दिया जाएगा।
असेसिंग ऑफिसर ने क्या किया, असेसिंग ऑफिसर ने फर्म के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्रेडिट मिला था तो बोला कि इंडिविजुअल पार्टनर से आपको पैसा मिला था, फर्म ने बोला। अब अगर इंडिविजुअल पार्टनर एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि कहाँ से उनके पास इनकम का सोर्स है, कहाँ से उनके पास पैसा आया, तो फर्म के हैंड में कैश क्रेडिट बोलकर असेसिंग ऑफिसर ने टैक्स लगा दिया। तो तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने सिमिलर मामले में पटना हाईकोर्ट ने असेसिंग ऑफिसर पर बड़ी जोर की फटकार लगाई थी और कहा था कि जो लोग यहाँ पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अगर मान लो क्रेडिट कर दिया गया है पैसा, कैश क्रेडिट, तो आप फर्म के हैंड में टैक्स नहीं लगा सकते हो, जाकर आप पार्टनर के हाथ में, ठीक है, पार्टनर के हाथ में जाकर हिसाब मांगो, ठीक है। तो फर्म के हाथ में कैश क्रेडिट बोलकर सेक्शन 68 में आप टैक्स नहीं लगा सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले केस के बारे में। हमारा अगला केस क्या बोलता है, हमारे अगले केस का नाम है अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा। अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा, जैसा कि आपको पता है कि आम आदमी पार्टी की मेंबर जो है वो अलका लांबा, वो दिल्ली में रहती है, ठीक है। तो उनसे मेरी बड़ी अच्छी जान पहचान थी, तो उनके एक पहचान वाले आदमी के पास मैं कनाडा चला गया, ठीक है। कनाडा में एक आदमी मुझे मिला, उसका नाम था ल्यूसेंट। कनाडा में कौन मिला मुझे, ल्यूसेंट नाम का एक आदमी मिला, अल्काटेल ल्यूसेंट कनाडा, ठीक है। ये 2015 का मामला है और दिल्ली हम लोगों को इसीलिए याद रखना है क्योंकि अल्काटेल, ठीक है। तो अल्का दिल्ली यानी कि आम आदमी पार्टी से आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये अल्काटेल ल्यूसेंट जो है वो कनाडा में कंपनी है, ठीक है, जो कि आपके सेलुलर सेक्टर में काम करती है। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि ये जो कनाडा में आदमी मुझे मिला, ल्यूसेंट नाम का आदमी जो ये कनाडा में मुझे मिला, ठीक है, कहां पर मिला, कनाडा में मिला, ठीक है। तो कनाडा में मैंने क्या सोचा कि क्यों ना इसके साथ जो है वो बिजनेस किया जाए, इसलिए इसने बोला कि तुम्हारे दिल्ली में जो सेलुलर सेक्टर है उसका बिजनेस बड़े बूम पे है, ठीक है। तो फिर मैंने उससे क्या किया, मैंने बोला कि भाई मेरे को भी बिजनेस आप अपने साथ करवाओ। तो उसने मुझे क्या बोला कि भाई आप हमारा हार्डवेयर ले जाओ जिसको आप अपने मोबाइल टेक्नोलॉजी में, सेलुलर टेक्नोलॉजी में यूज करना, ठीक है। तो मैं दिल्ली चला आया उसके हार्डवेयर को लेके, ठीक है। अब दिल्ली चला आया, अब जो ये हार्डवेयर था इसकी एक विशेषता थी, इस हार्डवेयर की एक विशेषता थी कि यहाँ पर क्या हुआ, हार्डवेयर में सॉफ्टवेयर इम्बेडेड था। तो इस सॉफ्टवेयर इम्बेडेड हार्डवेयर के का कंसिडरेशन जब मैंने चुकाया तो क्या उस कंसिडरेशन को रॉयल्टी माना जाएगा सेक्शन 9 के सब सेक्शन 1 के क्लॉज नंबर 6 के हिसाब से, ठीक है। क्या सॉफ्टवेयर का कंसिडरेशन माना जाएगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर का कंसिडरेशन अगर माना जाएगा तो ये इनकम डीम टू एक्रू और अराइज इन इंडिया वाला सेक्शन अट्रैक्ट हो जाएगा। तो क्या हार्डवेयर का जो मैंने कंसिडरेशन दिया वो सॉफ्टवेयर का कंसिडरेशन माना जाएगा, केवल इसलिए क्योंकि सॉफ्टवेयर जो होता है वो एम्बेडेड है हार्डवेयर में। तो यहाँ पर इशू क्या आता है, यहाँ पर इशू आता है कैन कंसिडरेशन फॉर सप्लाई ऑफ सॉफ्टवेयर इम्बेडेड इन हार्डवेयर, यहाँ पर क्या इसको रॉयल्टी माना जाएगा अगर जो सॉफ्टवेयर आपका है, जो आपका हार्डवेयर है उस पर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड है, तो उसको क्या हम लोग रॉयल्टी मानेंगे उसका कंसिडरेशन चुकाने को, उसके कंसिडरेशन चुकाने को, ठीक है। तो यहाँ पर कोर्ट ने ऑब्जर्व किया, किसने ऑब्जर्व किया, दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि ये जो सॉफ्टवेयर है इसका कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, इसका ना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना इंडिपेंडेंट यूज है। तो क्या जो है वो आपका ऑब्जर्व किया, एग्जिस्टेंस भी है नहीं है आपका इंडिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट यूज भी नहीं है, ठीक है। सेलुलर सिस्टम में ये जो सॉफ्टवेयर है मात्र एक फैसिलिटी देता है हार्डवेयर को फंक्शन करने में, हार्डवेयर को फंक्शन करने का मात्र एक सपोर्टिव रोल परफॉर्म करता है, मात्र फैसिलिटी देता है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पर रॉयल्टी कहना उचित नहीं है हार्डवेयर के कंसिडरेशन को, इसलिए केवल कि उस पर जो है सॉफ्टवेयर इम्बेडेड है। तो पहली बात हम लोगों ने क्या देखी कि सॉफ्टवेयर का ना कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है ना कोई इंडिपेंडेंट यूज है। सेलुलर सिस्टम में सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को मात्र एक फैसिलिटीज देता है फंक्शन करने के लिए, इसीलिए रॉयल्टी कहना यहाँ पर गलत है हार्डवेयर के कंसिडरेशन को, ठीक है, सॉफ्टवेयर बोलकर। अब हम लोग अगले केस की चर्चा करते हैं। अगला केस आता है आपका क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी। आपने सलमान खान की मूवी देखी होगी, ठीक है, प्रेम रतन धन पायो, जिसमें ये क्वीन थी और ये क्या काम करती थी, तो ये चैरिटेबल वगैरह सबका काम करती थी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन चलाती थी या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन चलाती थी।
तो ये क्वीन को आपको याद करना है। ये एजुकेशनल सोसाइटी चलाती थी, वो ये रानी थी मूवी में, और इसके पर सलमान खान फिदा था। और सलमान खान का अगर मूवी है और सलमान खान का अगर मामला है, तो मामला सुप्रीम कोर्ट अगर ना गया तो फिर क्या गया, तो क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट का मामला है। एक सेक्शन आता है आपका 1023C, ठीक है, 1023C। इसमें भी आपका क्लॉज नंबर आता है 3AD, ठीक है, क्लॉज नंबर आता है आपका 3AD। अब ये 3AD को आप कैसे याद रखोगे, तो 3AD को आप याद रखो कि मान लो कि ये मूवी जो थी वो 3D मूवी थी, ये मूवी 3D मूवी थी, ठीक है, तो 3AD इस तरह से आपको याद रखना है, ठीक है। तो क्वींस एजुकेशनल सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट का मामला, अगर सलमान खान का मामला हो और सुप्रीम कोर्ट ना गया तो फिर क्या गया, तो 1023 3AD। अब क्या होता है कि ये जो एजुकेशनल सोसाइटी चलाते रहती है ये क्वीन, इसमें इंसिडेंटली, ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, उसका पर्पस तो एजुकेशन का ही था सोसाइटी का, ठीक है, एजुकेशनल सोसाइटी का, लेकिन इंसिडेंटली उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया। अब प्रॉफिट कमा लिया तो ये जो 1023C का नोटिफाइड एग्जम्पशन होता है उसको असेसिंग ऑफिसर ने डिनाई कर दिया, बोला कि हम आपको ये नहीं दे सकते हैं, क्योंकि आपके 1023C जो होता है उसका 3AD क्लॉज जो है उसमें 3 बातें लिखी गई है। पहली बात कि आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का एग्जिस्टेंस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए होना चाहिए, पर्पस आपका केवल एजुकेशन होना चाहिए। दूसरा, प्रॉफिट कमाना आपका मकसद नहीं होना चाहिए। देखो ध्यान देने वाली बात क्या है, प्रॉफिट कमाना ऑब्जेक्ट या फिर पर्पस नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्ट या फिर पर्पस, ध्यान रहे इस वर्ड पे ही सारा कंक्लूजन है, ऑब्जेक्ट या फिर पर्पस नहीं होना चाहिए, और आपका पर्पस एकमात्र एजुकेशनल पर्पस होना चाहिए। और तीसरी बात क्या लिखी हुई है, तीसरी बात ये लिखी हुई है कि आपका एग्रीगेट एनुअल रिसीट जो होता है, यानी कि इस इंस्टीट्यूशन का, इस एजुकेशनल सोसाइटी का जो आपका एग्रीगेट एनुअल रिसीट होता है, ठीक है, वो आपका 1 करोड़ से एक्सीड नहीं होना चाहिए। तो मैक्सिमम 1 करोड़ हो सकता है, मैक्सिमम 1 करोड़ हो सकता है। ये 3 कंडीशन को अगर आप पूरा करते हो तो उस सिचुएशन में 1023C के तहत आपको नोटिफाइड एग्जम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बोला गया कि इन्होंने इंसिडेंटली प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है, प्रॉफिट कमा लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या यहाँ पर गौर किया, सुप्रीम कोर्ट ने गौर किया कि इनका जो ऑब्जेक्टिव है वो एजुकेशनल पर्पस ही है, प्रॉफिट कमाना इनका पर्पस नहीं है, प्रॉफिट कमाना इस सोसाइटी का पर्पस नहीं है, मात्र इंसिडेंटली प्रॉफिट कमाया गया है जो कि अपने पर्पस को यानी कि एजुकेशनल पर्पस को पूरा करने के लिए कमाया गया है। इंसिडेंटल पर्पस यानी कि एजुकेशनल पर्पस को पूरा करने के लिए कमाया गया है। प्रॉफिट कमाना अगर मान लो कि प्रॉफिट कमाना अगर एजुकेशन पर्पस को पूरा करने के लिए किया गया है एज ए इंटीग्रल पार्ट, तो यहाँ पर इस ग्राउंड पर एग्जम्पशन को डिनाई नहीं किया जा सकता है, इस ग्राउंड पर एग्जम्पशन को डिनाई नहीं किया जा सकता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कंक्लूड किया। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर क्रिब्को लिमिटेड का केस, क्रिब्को का केस 2012 का मामला है, ये दिल्ली का मामला है, ठीक है। अब इस क्रिब्को को हम लोग पढ़ेंगे करीब को, ठीक है, इस क्रिब्को को हम लोग पढ़ेंगे करीब को। तो यहाँ पर ये दिल्ली वाले इनसे बोलते हैं, इस दिल्ली वाले से क्या बोलते हैं कि भाई साहब दिल्ली में करीबी लोग जो आते हैं, ठीक है, वो अपना खर्चा खुद ही करते हैं। देश के अन्य शहरों में अगर आप चले जाते हो और रिश्तेदार के पास जाते हो, अपनी पहचान वाले के पास जाते हो, तो जिसके घर में आप मेहमानबाजी करने के लिए गए हो वो खर्चा करते हैं। लेकिन दिल्ली एक ऐसा शहर है जहाँ पर आपको खुद का खर्चा करना पड़ता है, ठीक है। तो ये किसके रिस्पेक्ट में आता है, ये 14A के रिस्पेक्ट में आता है, 14A। और यहाँ पर मैंने खर्च नाम बोला है क्रिब्को, क्रिब्को हमने पढ़ा है करीब को, और इसमें एक वर्ड मैंने बोला खर्च यानी कि एक्सपेंस, इनकम टैक्स एक्ट के तहत एक्सपेंस। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इशू को जानते हैं। इशू को जानने से पहले मैं आपको बताता हूँ ये सेक्शन नंबर 14A बोलता क्या है। ये सेक्शन नंबर 14A बोलता है कि इनकम टैक्स के हिसाब से, किसके हिसाब से, इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, जो भी इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनता है, इसके रिस्पेक्ट में किया गया खर्चा यानी कि इसको कमाने के लिए किए गए खर्चे पर भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो सेक्शन नंबर 14A क्या बोलता है कि इनकम कहने के टाइम में हम आपके पैसे को इनकम नहीं माने तो खर्चे को खर्चा क्यों माने, ये बोलता है सेक्शन नंबर 14A। अब जहाँ तक बात आती है, यहाँ पर बात आई चैप्टर नंबर 6A के डिडक्शन के बारे में, चैप्टर नंबर 6A के डिडक्शन के बारे में बात आई।
यहाँ पर असेसिंग ऑफिसर ने बोला कि चैप्टर 6A का जो डिडक्शन होता है उस पर भी हम इनकम बोलकर इनकम टैक्स तो लेते नहीं हैं, आपको वो माफ़ कर देते हैं, तो ये जो खर्चा है इसको हम लोग अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये बात जो है दिल्ली हाईकोर्ट तक पहुंच गई। दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फटकार लगाया असेसिंग ऑफिसर को और असेसिंग ऑफिसर को बोला कि भाई साहब आपने इनकम टैक्स कहाँ पढ़ लिया है। यानी कि इशू यहाँ पर आपको पता चल गया कि वेदर सेक्शन 14A इज एप्लीकेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ डिडक्शन विच आर परमिसेबल एंड अलाउड अंडर चैप्टर 6A। ठीक है, तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने क्या, दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, क्रिप्को का केस है दिल्ली हाईकोर्ट का। दिल्ली हाईकोर्ट ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से, ठीक है, चैप्टर 3 ऑफ इनकम टैक्स के हिसाब से जो भी इनकम एग्जेम्प्ट होते हैं, एग्जेम्प्ट इनकम पर, एग्जेम्प्ट वाले इनकम पर सेक्शन 14A अप्लाई होता है, सेक्शन 14A अप्लाई होता है। पहली बात तो ये। दूसरा कि आपका 14A को अप्लाई करने के लिए जो आपका एग्जेम्पशन जो होता है, एग्जेम्पशन और डिडक्शन में फ़र्क उन्होंने गौर किया। ठीक है, एग्जेम्पशन वर्सेस डिडक्शन। ठीक है, अब जो डिडक्शन एग्जेम्पशन होता है ये पहले टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनता है, ये टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनता है, लेकिन डिडक्शन पहले टोटल इनकम का पार्ट बनता है और फिर आगे चलकर बिछड़ जाता है। यानी कि आपकी ग्रॉस टोटल इनकम में आप पहले कंसिडर करते हो, फिर आप उसमें से माइनस करते हो। ठीक है, यानी कि जो खर्चा सेक्शन नंबर 14A साफ साफ बोलता है कि जो सेक्शन चैप्टर 3 के रिस्पेक्ट में जो एग्जेम्पशन है, एग्जेम्पशन का मतलब जो टोटल इनकम का पार्ट ही नहीं बनता है, उसके रिस्पेक्ट में जो खर्चे किए जाते हैं इस टोटल इनकम को कमाने के लिए, उसका डिडक्शन जो है वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आप एग्जेम्पशन का जो प्रोविजन है चाहे सेक्शन 14A वो डिडक्शन पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली जो आपका चैप्टर 6A का डिडक्शन होता है उसके रिस्पेक्ट में किए गए, चैप्टर 6A का डिडक्शन के रिस्पेक्ट में किए गए खर्चों का भी डिडक्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर रोका नहीं जा सकता है। अब हम लोग बात करते हैं हमारे अगले केस के बारे में अपनी चर्चा। इस केस का नाम ही याद रखना बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर केस आता है करीमंगलम ऑन रिया पेंगल सैम्प्यू एमप्यू लिमिटेड का केस। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग लिक्विड वाली चीज़ें जितनी होती है उसको करी नाम से बुलाते हैं। हमारे नॉर्थ इंडिया में जितनी भी पानी वाली लिक्विड वाली चीज़ें होती हैं खाने पीने की, उसको हम लोग क्या बुलाते हैं, कड़ी बुलाते हैं। ठीक है, तो ये मंगलम नाम का आदमी है। ठीक है, ये मद्रास में करी बनाने का काम करता था। क्या काम करता था? करी बनाने का काम करता था। तो इसका नाम क्या हुआ? करीमंगलम। ये रिया नाम की लड़की पर बहुत फिदा था, ऑन रिया। ठीक है, करीमंगलम ऑन रिया पर फिदा था। ठीक है, करीमंगलम रिया पर फिदा था। ठीक है, अब जो ये करीमंगलम की जो रिया थी, इस रिया के सारे बाल सफ़ेद थे। ठीक है, ये करीमंगलम को पता चल गया। तो करीमंगलम ने मार्केट से एक शैम्पू खरीदा। ठीक है, शैम्पू खरीदा जिसका नाम था एमाइपू। ठीक है, तो आपको सेमीपू एमीपू लिमिटेड ऐसे करके याद रखना है। ठीक है, अब ये जो शैम्पू खरीदा इसको नाम था एमेपू, वो पागल क्या किया यानी कि पेंगल, वो पेंगल जाकर रिया को दिया। तो रिया ने इसको बड़ी जोर की थप्पड़ लगाई और इनका कहानी शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। अब जब ये बेचारा बहुत दुखी हो गया, मद्रास से इसका दिल ही नहीं लग रहा था, तो ये चला गया उड़ीसा में। यह कहाँ पर चला गया? तो ये उड़ीसा में चला गया ये उड़ीसा में चला गया आपके एसी भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट, एसी भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट के पास चला गया। ठीक है, अगर उड़ीसा हाईकोर्ट भी आप याद रख सको तो चलेगा। ये जो इस्कॉन मंदिर आप देखते हो, इस्कॉन टेम्पल देखते हो, ठीक है, उसके जो गुरु थे प्रभुपाद। ठीक है, तो ये प्रभुपाद ने बनाया था इस्कॉन टेम्पल। ठीक है, अब पहली बार उड़ीसा में। ठीक है, तो एसी भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट, एसी भक्ति वेदांत स्वामी चैरिटेबल ट्रस्ट। ठीक है, वहाँ पर ये उड़ीसा में जाकर हरे कृष्णा हरे रामा करने लगा। बेचारा बहुत परेशान हो गया था, लेकिन इसका भगवान में भी मन नहीं लगा। तो ये आपके क्या बोलते हैं, शीला नाम की एक लड़की पे फिर से फिदा हो गया। ठीक है, शीला क्रिश्चियन जो थी वो भी चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती थी। ठीक है, शीला क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट चलाती थी। जब इसने बात की शीला से, शादी के लिए प्रपोज किया, तो इसने बताया कि मैं भी मद्रास से हूँ। ये शीला ने भी बताया डांस करते हुए शीला की जवानी पे, जो मैं भी मद्रास से हूँ। तो ये करीमंगलम ऑन रिया पेंगल सैम्प्यू एमप्यू लिमिटेड 2013 का मामला मद्रास हाईकोर्ट का
होगा। और ये आपके शीला क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट का मामला, शीला क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट का मामला, ये भी मद्रास हाईकोर्ट का जजमेंट है। और एक कॉमन बात कि ये भी आपके 2013 का मामला है और ये भी आपके 2013 का मामला है और ये आपका उड़ीसा हाईकोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, तो इस तरह से एसी स्वामी भक्ति वेदांत चैरिटेबल ट्रस्ट को आप याद रख सको तो रखो, अदरवाइज जो है शीला क्रिश्चियन चैरिटेबल ट्रस्ट और करीमंगलम ऑनरिया पेंगल सेम्पू एम्पू लिमिटेड करके आपको याद रखना है, अगर तो याद रख सकते हो, अदरवाइज मद्रास हाईकोर्ट और उड़ीसा हाईकोर्ट तो आपको एवे ही याद ही हो गया होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि ये आपका इशू क्या बोलता है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या आता है। आपको जैसा कि पता है एक सेक्शन नंबर 12AA होता है जहाँ पर ट्रस्ट में रजिस्ट्रेशन के लिए एप्लीकेशन दिया जाता है। अब इस सेक्शन में कहा गया है कि जिस मंथ में एप्लीकेशन दिया जाता है उस मंथ के 6 महीने के अंदर में जो कमिश्नर भाई साहब होते हैं उनको इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, डिस्पोज ऑफ करना है, इस एप्लीकेशन को डिस्पोज ऑफ करना है। ठीक है, अब ये जो सेक्शन होता है 12AA का सबसेक्शन 2, इसमें वर्ड यूज किया गया है सैल। सारी की सारी समस्या सैल वर्ड यूज करने की वजह से हुई। तो इशू क्या हुआ कि मान लो कि अगर 6 महीने के अंदर में, जो स्पेसिफाइड 6 महीने के अंदर में अगर मान लो कि एप्लीकेशन को डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया, यानी कि कोई रिस्पॉन्स वगैरह सब नहीं हुआ, तो क्या उसको डीम्ड रजिस्ट्रेशन या फिर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा? क्या डीम्ड रजिस्ट्रेशन या फिर ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मान लिया जाएगा? ठीक है, तो ये सवाल उठा, ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन क्या मान लिया जाएगा उस 6 महीने के जो एक्सपायर होते के साथ, 6 महीने के बीतते के साथ। ठीक है, अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि जब इसका दिल टूटा था, ठीक है, ऑनरिया से, तो वो उड़ीसा चला गया था। उड़ीसा में जाने के बाद फिर इसको शीला मिल गई और 6 महीने के बाद इसकी शीला से शादी हो गई। ठीक है, शीला से शादी हो गई इसकी। अब जहां तक हम लोग बात करते हैं कि ये 6 महीना वर्ड भी आपको याद रखना है, 12AA के सबसेक्शन 2 को भी याद रखने हैं। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि हाईकोर्ट ने कुछ बातों को ऑब्जर्व किया इन सब केसेस में। हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि केवल जो वर्डिंग्स होते हैं स्टैट्यूट्स के वो देखना जरूरी नहीं है, प्रोविजन मैंडेटरी है या फिर आपका डायरेक्टरी है, इस बात को जानने के लिए केवल डायरेक्शन के लिए प्रोविजन है। ये जो वर्ड यूज किया गया था शैल, ये केवल देखना जरूरी नहीं है, किसी प्रोविजन को डिसाइड करने के लिए कि ये मैंडेटरी है या फिर आपका डायरेक्टरी है, मतलब केवल एज ए डायरेक्शन है या फिर कंपलसरी पालन करना है। केवल आप वर्ड के आधार पर इंटरप्रिटेशन ना लगाओ, कितनी इंपॉर्टेंट बात है, केवल वर्ड के आधार पर इंटरप्रिटेशन ना लगाओ। 12AA में सैल वर्ड यूज किया गया था, इसीलिए इंटरप्रिटेशन ना लगाओ कि कोई भी, हाईकोर्ट ने यहाँ पर बोला। इन सारे केसेस में सबको मिला के हम एक साथ देख रहे हैं कि वर्डिंग्स स्टैट्यूट्स जो होता है, वर्डिंग जो स्टैट्यूट्स के होते हैं, ठीक है, वो आपको प्रोविजन का इंटरप्रिटेशन लगाने के लिए कि मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है, केवल वर्डिंग पे नहीं जाना है। दूसरी बात कि आपको वर्डिंग के साथ साथ 3 बातें देखनी है, नेचर, डिज़ाइन और पर्पस। स्टैट्यूट्स का नेचर, डिज़ाइन और पर्पस, एनडीपी को देखना है, नेचर डिज़ाइन एंड पर्पस को देखना है, जिसकी वजह से स्टैट्यूट बना है। ठीक है, और तीसरी बात हाईकोर्ट ने ऑब्जर्व करी, मद्रास हाईकोर्ट, ठीक है, या उड़ीसा हाईकोर्ट ने तीसरी बात ऑब्जर्व करी कि आपके जो ये वाला सेक्शन है, लॉ है या इनकम टैक्स का प्रोविजन है, उसने कहीं नहीं ये बात बोला है कि अगर मान लो कि आपका डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया तो कंसीक्वेंस जो होगा वो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन माना जाएगा। ठीक है, तो नॉन डिस्पोजल का जो कंसीक्वेंस है इसके बारे में आपके लॉ ने साफ साफ अगर बोल दिया होता तो बात अलग है, लेकिन यहाँ पर नहीं बोला। इसका मतलब क्या हो गया कि केवल वर्डिंग्स के आधार पर जो है वो आप इंटरप्रिटेशन लगाना गलत है कि कोई सेक्शन मैंडेटरी है या डायरेक्टरी है। नेचर और उसके बाद डिज़ाइन और पर्पस, जो इस पर्पस के लिए इंस्टीट्यूट बना है उसको भी देखना जरूरी है, और कंसीक्वेंस नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब ये उचित नहीं है मानना कि अगर 6 महीने के अंदर में डिस्पोज्ड ऑफ नहीं किया तो वो ट्रस्ट का ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन हो गया। मतलब ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन मानना ऐसी परिस्थिति में गलत है। अब हम लोग बात करते हैं मीनाक्षी अम्मा इंडोमेंट ट्रस्ट के बारे में, मीनाक्षी अम्मा इंडोमेंट ट्रस्ट के बारे में। ठीक है, ये कर्नाटका हाई कोर्ट का मामला है, कर्नाटका हाई कोर्ट का मामला है। साउथ की एक मीनाक्षी अम्मा है, ये तलवारबाजी में और ये लाठी की जो कला होती है इसमें आज भी इनको कोई परास्त नहीं कर पाता है। ये बहुत एक्सपर्ट हैं, बूढ़ी हो गई हैं, फिर भी इनका वीडियो अगर आप देखोगे तो आप शॉक्ड रह जाओगे कि इस खतरनाक तरीके से कैसे कोई तलवारबाजी कर सकता है या फिर लाठी से
से लड़ाई कर सकता है। अब ये जो मीनाक्षी अम्मा, इसका नाम आपको याद रखना है, मीनाक्षी अम्मा, ये इंडोमेंट ट्रस्ट चलाती थी। वो मीनाक्षी अम्मा क्या चलाती थी? इंडोमेंट ट्रस्ट चलाती थी। ठीक है, अब इन्होंने जब ट्रस्ट बनाया था उस वक्त इमीडिएट इन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं लिया। वो 9 महीने के बाद, 9 महीनों के बाद, फॉर्मेशन के 9 मंथ के बाद जो है वो रजिस्ट्रेशन लेने के लिए कंसर्न अथॉरिटी के पास गई। ठीक है, कंसर्न अथॉरिटी यानी कि कमिश्नर, जो ऐसा कि आपको पता है रजिस्ट्रेशन लेने के लिए आपको एप्लीकेशन देना होता है, इसके पास गई। लेकिन इसने बोला कि मैम, पिछले 9 महीने से आपने कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं की है। इस ग्राउंड को क्या बोला कि आपने कोई भी चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं की है। आपका ट्रस्ट तो कब का कमेंस हो चुका है, लेकिन आपने कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं की है, इसीलिए इनका रजिस्ट्रेशन को डिनाई कर दिया गया। तो इशू क्या उठता है कि अगर मान लो कि फॉर्मेशन के बाद, अगर लेट से आपके ट्रस्ट के फॉर्मेशन के बाद अगर लेट से क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कोई जाता है, तो क्या इस ग्राउंड पर आपका कंसर्न अथॉरिटी क्या डिनाई कर सकता है आपके रजिस्ट्रेशन को कि आपने अब तक कोई चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं की? ये मामला गया कर्नाटका हाईकोर्ट के बाद। मीनाक्षी अम्मा रोते रोते लाठी लेकर और तलवार लेकर चली गई कर्नाटका हाईकोर्ट के पास। अब कर्नाटका हाईकोर्ट को उसने चैलेंज किया, वहां पर हुंकार लगाई। ठीक है, तो कर्नाटका हाईकोर्ट डर गया और डर के मारे क्या सोचा? वो सोचा कि वो पूछा कि मैम अब तक आपने एक्टिविटी क्यों नहीं की है? तो इन्होंने बोला कि अरे पैसा सफिशिएंट होगा तब ना हम अपनी एक्टिविटी को चालू करेंगे। मतलब अगर आपका कोई सफिशिएंट रीज़न है या जेन्युइन रीज़न है, ठीक है, तो आपका क्या होता है, इसका मतलब ये नहीं मान लिया जाए, अब तक यूज़ नहीं किया है, अब तक एक्टिविटी नहीं की है, इसका मतलब ये नहीं माना जा सकता है कि इनका इंटेंशन ही नहीं है यूज़ करने का। ठीक है, ये मानना गलत है। पहली बात तो आपके कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोली। दूसरी बात हाईकोर्ट ने बोली, ठीक है, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फटकार लगाते हुए दूसरी बात हाईकोर्ट ने बोली कि डीड में जो आपका जो डीड इन्होंने जमा किया है एप्लीकेशन के साथ, उसको देखो कि वो लॉ के हिसाब से है कि नहीं। मतलब डीड में बताए गए ऑब्जेक्टिव को देखो रजिस्ट्रेशन के लिए। और अगर आप रजिस्ट्रेशन के लिए एक्टिविटी ना करना, इसको ग्राउंड नहीं बोल सकते हो। अगर मान लो कि कमेंसमेंट के बाद, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट वगैरह सब में अगर आपको आगे चलकर पता चलता है कि ये जो है चैरिटेबल एक्टिविटी नहीं करती हैं ऑब्जेक्ट के बताए गए हिसाब से, तो उस सिचुएशन में आपको रजिस्ट्रेशन को विदड्रॉ करने का या फिर कैंसिल करने का पावर एक्ट नहीं दे रखा है। इसीलिए कंक्लूजन ये हुआ कि आप डिनाई नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर डिनाई नहीं कर सकते हो, ये कंक्लूजन हुआ। तो मीनाक्षी अम्मा इंडोमेंट ट्रस्ट, कर्नाटका हाईकोर्ट का मामला है 2013 का, ये आपको याद रखना है। लोग केस को अगले वीडियो में कवर करेंगे आगे।